देखो, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता किसके कारण होती है, वही बता रहा है। या तो इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण, जैसे कि CO F3, कोबाल्ट टेट्राफ्लोराइड, सॉरी ट्राइफ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड में जैसा सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है, इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है। तो मतलब पहले बताया कि फ्लोरीन इसको इन लोगों को क्यों ऐसा स्थायित्व देता है कि ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये सब में जा सकती हैं। तो क्यों जा सकती हैं, क्योंकि इसकी उच्च जालक ऊर्जा, फिर से पढ़ रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता या तो इसकी उच्चतम जालक ऊर्जा के कारण होती है, जैसे CO F3 के संदर्भ में, या तो उच्च सहसंयोजक यौगिकों जैसे VF5 और CrF6 में उच्च आबंध एंथैल्पी के कारण होती है। तो दो कारण होगा, एक उच्च आबंध एंथैल्पी, उच्च सहसंयोजक यौगिकों जैसे VF5 और CrF6 में उच्च आबंध एंथैल्पी के कारण उच्च आबंध एंथैल्पी हो गया, और उच्च जालक ऊर्जा के कारण होगा। तो फ्लोरीन दो कारणों से, एक उच्च जालक ऊर्जा और एक उच्च आबंध एंथैल्पी के कारण। उच्च आबंध एंथैल्पी के उदाहरण क्या है, VF5 और CrF6। अब देखो, यद्यपि VF5 केवल VF मतलब V6 मतलब V अवस्था में, V को V वो है 5 है, इसका मतलब V5 को प्रदर्शित करता है। अन्य हैलाइड जल अपघटन पर ऑक्सो हैलाइड VOX3 देते हैं। मतलब समझ रहा है कि VFCl में चला जाए, मान लो कि VF जो ये बोल रहा है VF की जगह ये ऐसा कर ले, VCl5 कर ले। जो ये VFCl5 बनाएगा ना, सॉरी ये VFCl5 बनाएगा ना, तो ये इसमें टूट जाएगा। क्या कहाँ गया यार, VCl5 बनाएगा ना, तो ये स्थायित्व नहीं है, इसीलिए ये VOCl3 में टूट जाएगा, यही बोल रहा है। मतलब ऐसा आ सकता है कि मान लो कि VCl5 है तो वो किस में टूट सकता है, क्या बन सकता है, तो अन्य एग्जाम्पल दे दे, ऑप्शन टाइप का दे दे, तो ये कि VOCl3 में टूट जाएगा। अब देखो, VOX3 में देते हैं, फ्लोराइडों का दूसरा गुण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनकी अस्थायित्व है। फ्लोराइडों का दूसरा गुण, दो गुण तो बता दिया कि एक स्थायित्व देता है, तो दूसरा गुण ये है कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनका अस्थायित्व है। जैसे VX2 और X क्या होता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। यही CuX के लिए भी लागू होता है। मतलब ये अस्थायी हैं, समझ रहे हो ना। जो हाइड्रोजन जो होते हैं, ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनको ज़्यादा स्थायित्व तो नहीं देते हैं, ये अस्थायित्व होते हैं। तो दो लोगों के बारे में ये बता दें कि VX2 के संदर्भ में और CuX के संदर्भ में। देखो, इतना ये NCERT रायता फैलाई हुई है, सबको समेट के मैं आराम से बता रहा हूँ। और ये क्यों है, क्यों हो गया, मेरे को नहीं पता, ये लिखने वाले जाने। दूसरी ओर आयो, तुम अपनी नोट्स बनाओ प्रॉपर, इसको रटते रहो, यही काम है, रटे। इसको दो कहते हैं, तुमको कौन बताया, इसको तीन कहते हैं। तुमने रटा, देखा, कोई किसी ने बताया तो तुम जाने, बाकी इसका वास्तविक मूल थोड़ी है कि कौन बताएगा कि इसे दो कहते हैं। तो वैसे ये भी है। दूसरी ओर आयोडाइड के अतिरिक्त Cu के सभी हैलाइड ज्ञात है। मतलब Cu होता ही नहीं है, ऐसे करके नोट्स बना लो। Cu2+ आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब एक कथन कारण में आ सकता है कि ये क्यों नहीं होता, क्योंकि Cu2+ जो होता है आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। समझ रहे हो, मजाल देखो कॉपर की। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन अपना दिया नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन अलग से छीन लिया। ये देखो, संपूर्ण रिएक्शन जो उसमें मान लो कि एक बीकर में हो रही है, ये हो गई केमिकल रिएक्शन। तथापि अनेक कॉपर प्लस यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं तथा निम्न अनुसार असमानुपातित होते हैं। कैसे, अब देखो, ये जेई में आया हुआ है, इसी तरह आया है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन कि
कॉपर, जो कॉपर प्लस होता है वो किस में जाता है, तो कॉपर 2+ में चला जाता है और कॉपर सॉलिड बनाता है। दो चीज़ें, कॉपर 2+ और कॉपर। अब देखो, कॉपर 2+ एक्वस का स्थायित्व कॉपर प्लस एक्वस से अधिक होने का कारण क्या है? तो आगे लिखती है एनसीईआरटी कि इसकी जल योजन एंथैल्पी। फिर से बता रहा हूँ कि कॉपर 2+ एक्वस का अस्तित्व कॉपर प्लस एक्वस से अधिक होने का कारण क्या है? इसकी जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझ रहे हो आगे क्या कहती है एनसीईआरटी कि जल योजन एंथैल्पी का Cu2+ की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक मान होना, जो कॉपर की द्वितीयक आयन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये पानी के अंदर ये CO ये टूटा ना, ये इसमें, तो इससे जो एनर्जी निकली वो इसकी द्वितीयक आयन एंथैल्पी, ये देखो ये द्वितीयक आयन में जा रहा है ना, इसको भरपाई करने के लिए, मुआवजा देने के लिए इतनी जलयोजन ऊर्जा स्वयं मुक्त हो जाती है जो इसकी क्षतिपूर्ति करती है। तो वही लिखा है कि कॉपर Cu2+ का स्थायित्व कॉपर से अधिक होने का जलीय माध्यम में, ये बोल रहा है कि देखो Cu2+ जो था ना, ये मस्त D10 में था, 3D D10 में, फिर भी ये D9 में क्यों जा रहा है? 3D9 में क्यों जा रहा है? क्योंकि इतनी जलयोजन ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो द्वितीयक आयन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति कर देती है। तो वही है, एक बार आखिरी बार फिर से पढ़ देता हूँ जैसे याद हो जाए कि Cu2+ एक्वस जलीय माध्यम का स्थायित्व Cu+ एक्वस जलीय माध्यम का से अधिक होने का कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी का Cu2+ की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक मान होना है। समझ रहे हो ना, जो कॉपर की द्वितीयक आयन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है। ध्यान रखना। ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता। अब देखो उधर फ्लोरीन कर रहा था, अब इधर ऑक्सीजन के बारे में बताएगा कि ये इसको उच्चतम संक्रमण तत्वों को उच्चतम अवस्था में क्यों ले जाता है। तो ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। मतलब ये ऑक्साइडों में, वो हैलाइडों में करता था, ये ऑक्साइडो कहेंगे, इसके यौगिकों को ऑक्साइडो मतलब ऑक्साइड कहेंगे, उसको हैलाइड कह रहे थे। देखो ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या उनकी वर्ग संख्या से मेल खाती है। ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था उसकी वर्ग संख्या से मेल खाती है। समझ रहे हो क्या? देखो ये टाइटेनियम कौन से वर्ग का है? ये 4th वर्ग का है। ये वेनेडियम देखो इसकी, ये 5th वर्ग का है। क्रोमियम देखो 6th वर्ग का है। मैग्नीशियम देखो 7th वर्ग का है। और क्या बोल रही है एनसीईआरटी? ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में है। चलो ठीक है, ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या मतलब नंबर जो है वो वर्ग संख्या से मेल खाता है, मेल खा रहा है ना। ये मैग्नीज 7th वर्ग का है और 7th इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। क्रोमियम 7th वर्ग का है और इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था 6 है, मतलब सॉरी क्रोमियम 6th वर्ग का है और इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था 6 है। इसी तरह वेनेडियम वर्ग 5 का है और इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था 5 है। समझ गए ना? समझ गए होगी। ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था उनकी वर्ग संख्या से मेल खाती है। और स्कैंडियम वाला जो है, स्कैंडियम ट्राइऑक्साइड से मैग्नीज, इसको क्या बोलेंगे मैं, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलेंगे। तो जो स्कैंडियम का ये ऑक्साइड है और ये मैग्नीज का ऑक्साइड है को देखने को मिलती है। इसमें स्कैंडियम +3 में है, अपनी वर्ग संख्या से मेल खा रहा है, और ये +7 में है, ये अपनी वर्ग संख्या से मेल खा रहा है। वर्ग 7 के बाद, समझ रहे हो, वर्ग 7, ये 7 हो गया, मैग्नीज वाला 7 हो। इसके बाद यहाँ से आयरन से Fe के उच्च ऑक्साइड Fe2O3 से आगे ज्ञात नहीं है। समझ रहे हो, ये इस वाले आयरन के ऑक्साइड से आगे कोई भी यह ऑक्साइड, उच्च ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। यद्यपि क्षारकीय माध्यम में फेरेट 6 अवस्था में
FeO4 2+ आयन बनते हैं। FeO4 2+ आयन बनते हैं, परंतु यह शीघ्र ही Fe2O3 व O में विघटित हो जाता है। देखो ज़्यादा दिमाग में लोड लेने का नहीं है, तुम्हें सिर्फ फैक्ट याद रखना है कि वर्ग 7 के बाद Fe के उच्च ऑक्साइड ये है, कौन सा है, ये है, कौन सा है, ये है, से आगे ज्ञात नहीं है। ऐसे ही पूछेगा एनसीईआरटी में, PYQ देख लेना। यद्यपि क्षारकीय माध्यम में फेरेट क्या बनाता है, 6 में क्या बना लेगा, VO4 2- आयन बना लेगा, जो शीघ्र ही किस में टूट जाता है। मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि शीघ्र ही किस में टूट जाता है, तो V2O3 और O2 में टूट जाता है। क्या, VFO4 2- जो होता है VF2O3 + O2 में टूटता है। ये ध्यान होना चाहिए हमें। पेन ही ख़त्म हो गया। चलो NTA के पेन से अब कंटिन्यू करते हैं, जो ये नीट में मिला था मेरे को। आगे ज्ञात नहीं, कहाँ पहुँच गए थे। हाँ, ऑक्साइड के अतिरिक्त मतलब बोल रहा था ना कि ऑक्सीजन ऑक्साइड में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ऑक्साइड बना संक्रमण तत्वों को ऑक्सीकरण अवस्था बनाता है इसके साथ, ऐसा कुछ था। तो देखो ऑक्साइड के अतिरिक्त ऑक्सोकैटायन, ये ऑक्सोकैटायन कहलाते हैं इस प्रकार के कंपाउंड। तो ऑक्सोकैटायन भी ये V5 है, इसको V5 लिखो, मगर NCERT का है तो इसी तरह पेपर में आएगा, इस तरह। तो इसे V5 को VO2+, ये VO2+ है ना, ये इसको कैसे करेंगे, इधर ये माइनस का 2 हो गया, 2 गुणे करेंगे, उधर प्लस है, यह है 1, इधर जाएगा तो V+5 में निकल आएगा। तो ऐसा है, तो VO2+ V6 को VO2+, सॉरी ये 6 नहीं, ये 4 है, V4 को VO2+ तथा टाइटेनियम, ये 4 लिखा है, 4 को TiO2+ के रूप में स्थायित्व प्रदान करते हैं। मतलब तुमको इसको बार बार देखना है कि बोल क्या गया NCERT। फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। समझ रहे हैं, फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन के पास अधिक पावर है स्थायित्व प्रदान करने की। इस प्रकार मैग्नीज का उच्चतम, वही उसका एग्जाम्पल दे रहा है, जो अभी ये लाइन पढ़ा ना मैं, इसका एग्जाम्पल ये दे रहा है कि मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड MnF4 है। क्या, MnF4 है, जबकि उच्च ऑक्साइड ऑक्सीजन की अब विशेषता बता रहा है। फ्लोरीन का बता दिया कि इसका मैग्नीज F4 है, जबकि इसका उच्चतम ऑक्साइड Mn2O7 है। तो बता दिया ना कि उच्चतम ऑक्सीजन अधिक अच्छा है, अधिक मतलब जो संक्रमण तत्वों को मैक्स ऑक्सीकरण अवस्था में ले जाने के लिए ऑक्सीजन अधिक अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि देखो Mn2O7 ज्ञात है इसका यौगिक, जबकि हैलाइड में केस में केवल MnF4 ज्ञात है। मतलब मैग्नीज को केवल किस में, ये किस में है, मैग्नीज यहाँ पर +4 में है इसमें, और इसमें +7 में है, मैग्नीज +7 में। तो यही है ऑक्सीजन की धातुओं के साथ बहुअबंध बनाने की क्षमता से इसकी उत्कृष्टता को समझा जा सकता है। अब मेनली कारण ही बता दिया कि ऑक्सीजन फ्लोरीन से ज़्यादा अधिक मैक्स में ले जाने के लिए क्यों उत्तरदायी है, क्योंकि ऑक्सीजन धातुओं के साथ बहुअबंध बना लेते हैं, जो इसके उत्कृष्टता मतलब इसकी अधिक अच्छे से काम करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब अधिक अच्छे से बनाने के लिए यौगिक जिम्मेदार है। इसीलिए फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन की धातुओं के साथ बहुअबंध बनाने की क्षमता से इसकी उत्कृष्टता को समझा जा सकता है। सहसंयोजक ऑक्साइड Mn2O7 में प्रत्येक मैग्नीज परमाणु चतुर्थ, वही बता रहा है कि कैसे बना रहा है बहुअबंध, उसे ही बता रहा है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट में 4-5 कंपाउंड दिए हुए हैं, तो वहीं बताया जाएगा आगे। सहसंयोजक ऑक्साइड ये Mn2O7 कैसा है, सहसंयोजक है, में प्रत्येक मैग्नीज परमाणु चतुष्फलकीय रूप से एक Mn सेतु सहित O परमाणुओं से घिरा रहता है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, चतुष्फलकीय रूप से, ना कि अष्टफलकीय रूप से। एक MnO सेतु ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है, सेतु सहित ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है। अब देखो एज इट इज़ बार बार बोलकर, अब बार बार रिपीट करके ध्यान होगा।
भी प्लस मतलब 5 में है, V5 क्रोमियम 6 मैग्नीज 5 मैग्नीज 7 मैग्नीज 5 मैग्नीज 7 और मैग्नीज 6 है ये मैग्नीज 6 मैग्नीज 5 मैग्नीज 6 मैग्नीज 7 के लिए चतुष्फलकी MnO4 आयन ज्ञात है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट मलाई ना जाएगी, दांत खट्टे हो जाएंगे। क्या V5 क्रोमियम 6 मैग्नीज 5 मैग्नीज 6 मैग्नीज 7 के लिए चतुष्फलकी MnO4 यहाँ पर M की जगह ये तीनों में से कोई हो सकता है। आयन ज्ञात है। अभी हमको ध्यान भी होना चाहिए कि यहाँ पर वेनेडियम क्रोमियम और मैग्नीज वाला ही यहाँ पर बताया सिस्टम कि MnO4 के लिए ज्ञात है, 4- के लिए। अब देखो में ऑक्सीकारक क्षमता में वृद्धि के अपचयन के बाद प्राप्त निम्न स्थायित्व में वृद्धि के द्वारा समझाया जा सकता है। ऑक्सीकारक क्षमता में वृद्धि, अरे भाई मैं एज इट इज इस लाइन को एकदम आँख में बार बार देखकर, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पर ज़्यादा समझ में तो आ गया है मगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऑक्सीकारक क्षमता में वृद्धि को अपचयन के बाद प्राप्त निम्न स्पीशीज के स्थायित्व में वृद्धि के द्वारा समझा सकता। इतनी टफ लाइन ये ऐसे लिखते हैं। देखो पेपर में आएगा तो मैं कर ले जाऊँगा, बात खत्म। मैं ज़्यादा ध्यान उसमें PhD करने में ध्यान नहीं देता। आयनन एंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन विभिन्न 3D विन्यास के स्थायित्व की क्षमता में भिन्नता के कारण होता है। बताया था ना पीछे कि आयन एंथैल्पी ये क्रम याद करवाया था, ये वाला। तो ये क्यों है ऐसे लफड़े कि हमको ऐसे ट्रिक याद करनी पड़ती है, डायरेक्ट क्यों याद हम नहीं कर पा रहे? क्योंकि इधर ये आयन एंथैल्पी अनियमित परिवर्तन 3D विन्यासों के स्थायित्व की क्षमता में भिन्नता के कारण होता है। मतलब किसी की क्षमता अधिक हो, कहीं अर्धभरित सिस्टम बैठ गया, कहीं T2G वाला सिस्टम बैठ गया, कहीं 3D10 वाला सिस्टम बैठ गया, तो इधर ऊपर नीचे हमको करना पड़ता है। ये है। अब देखो ये मैं प्योर सारणी लाया हूँ, एक वहाँ पर टेबल बनी हुई है NCERT में, उसी से निकाला हूँ और ये मेरे को याद हो ही नहीं रहा कि कौन से हैलाइड है, इसका अस्तित्व भी नहीं है वहाँ पर। ऐसा 1 2 करके ऐसा कुछ दिया होगा NCERT जिसके पास होगी। तो जैसे इसमें केवल F से लेके पूरे आयोडीन तक के तत्व माने जाएंगे, तो वही वाला है कि देखो TX2, देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ, जिसको याद करना होगा ना, तो मैं इसमें क्या समझाऊँ कि ये Fe3 का कोई अस्तित्व ही नहीं है। NCERT को देखोगे ना, इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं बना तो दिया हूँ, मेरे को खुद भूल जाता है। अभी तो पढ़ के जाएंगे और पेपर में याद ना रहेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर जिसको लिखना है, टाइम ज़्यादा है, तो ये वाले है ना COX2। जैसे मैं एक बार समझा देता हूँ क्यों हटाऊँ। देखो TiX2 में ClBrI सब आ जाएंगे आयरन को छोड़ के। देखो इसमें आ गया कि TiF2 नहीं होता। और TiX3 में आयरन बोल रहा हूँ, फ्लोरीन को, फ्लोरीन से आयोडीन तक के सारे आ जाएंगे। और TiX4 में फ्लोरीन से लेके आयरन तक सब आ जाएंगे। और इसमें TiX2 में ये F2 वाला नहीं होगा, केवल ClBrI ही टाइटेनियम के साथ X2 के संबंध दर्शाएंगे। और इसी तरह आगे भी है कि वेनेडियम के साथ ये पेंटाहेलाइड केवल फ्लोरीन का ही बनेगा, पेंटाहेलाइड केवल फ्लोरीन बस का बनेगा। और ये VX4 में FClBrI बनेगा, जबकि VI4 नहीं ले जाएगा, जबकि उसमें TiF2 नहीं बन रहा था ना। ऐसे ही इधर VI4 नहीं बनेगा। अब तुम समझ गए होगे। और आगे इसको देख लो कि इस वाले में CrF4 में फ्लोरीन से आयोडीन तक चले जाएंगे। ये मेरे को याद नहीं हो रहा, मैं सही बताऊं तो पेपर में याद करके गया था, कुछ ध्यान नहीं था। और साला इतनी सारणी से पूछता भी है, मैं पूछ लेता है, मतलब जिसका जब पास ज़्यादा दिमाग होगी ना वो याद कर लेगा, टाइम रहेगा उस हिसाब से। अब रासायनिक अभिक्रियाशीलता एवं ई का मान। बहुत सी धातुएं पर्याप्त विद्युत धनीय हैं तथा खनिज अम्लों में विलेय हैं। बहुत सी धातुएं पर्याप्त विद्युत धनीय हैं तथा खनिज अम्लों में विलेय हैं। कुछ धातुएं उत्कृष्ट हैं जो कि साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित हैं। उत्कृष्ट मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं, इनोसेंट है, दूर दूर भागते हैं, ईगो बहुत है। हाँ,
कॉपर धातुओं को छोड़कर प्रथम श्रेणी के तत्व अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कॉपर धातु को छोड़कर प्रथम श्रेणी के तत्व अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं, जो क्या लिखा है 1 मोल H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यद्यपि इन धातुओं की हाइड्रोजन आयन जैसे ऑक्सीकारकों से अभिक्रिया करने की वास्तविक दर में कभी कभी कमी आ जा सकती है। कॉपर हटा दो, बाकी के लिए जो मेटल होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन दान करती है, तो वो अपचयित होती है, वो ऑक्सीकृत होती हैं और दूसरे का अपचयन करती हैं। और ऑक्सीकारक कौन हो गया यहाँ पर? हाइड्रोजन हो गया। यह हाइड्रोजन मेटल से आसानी से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है कॉपर को छोड़कर। तो वही है कि 1 मोलर H आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब जो ये H+ है ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। यद्यपि इन धातुओं की हाइड्रोजन आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल अपने हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन कभी कभी देने में आनाकानी करने लगती है। कौन? मेटल। तो वही बोल रहा है कि धातुओं की हाइड्रोजन आयनों जैसे ऑक्सीकारकों से अभिक्रिया करने की वास्तविक दर में कभी कभी कमी आ जा सकती है। देखो, सभी जगह हाइड्रोजन को ही से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, परंतु यहाँ क्या हो गया है, मेटल के केस में हाइड्रोजन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्योंकि मेटल जितनी भी होती है ना, उन कॉपर को छोड़कर सभी के अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं और इसका 0 होता है। तो जिसके ज़्यादा होता है, अपेक्षाकृत तो ज़्यादा ही है, 0 ज़्यादा ही होता है ऋणात्मक से, तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है जिसका ज़्यादा होता है अपचयन विभव। यहाँ पर हाइड्रोजन का ज़्यादा है। कच्छ ताप पर समझ रहे हो ना, कच्छ ताप पर टाइटेनियम एवं वेनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय हैं। वाव! कच्छ ताप पर टाइटेनियम एवं वेनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय हैं। देखो, मुझे पेपर दिया है, याद भी नहीं है, ये ध्यान भी नहीं है। याद मतलब ध्यान नहीं रहेगा, कुल मिला के याद तो करने वाला कुछ है ही नहीं, सिर्फ ध्यान रखने वाला है, वही तो ध्यान नहीं रखता। कच्छ ताप पर टाइटेनियम एवं वेनेडियम तनु ऑक्सीकारी अम्लों के प्रति, अब यहाँ पर भूल जाएगा कि टाइटेनियम है, वेनेडियम है और कुछ है, तो ध्यान रखना। तो मतलब हम लोग ऐसी ट्रिक बना सकते हैं कि टाइटेनियम वेनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय है। रखने से याद होगा, ध्यान कैसे रहेगा ये? टाइटेनियम एवं वेनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय है। भगवान जाने क्या होगा। कच्छ ताप पर टाइटेनियम वेनेडियम, मैं इसको एक बार रच लेता हूँ, बहुत ज़्यादा रच लूँगा, तो जब भी ये लाइन आएगी टाइटेनियम वेनेडियम और एक और कलर का पेन रच दूँगा, ये टाइटेनियम वेनेडियम, ये। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ से यहाँ जाता है, इसको अपचयन विभव कहते हैं। ये M से +2 मतलब M2+ में जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का सिस्टम है। यहाँ से यहाँ ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ के अपचयन विभव का मान श्रेणी में द्विसंयोजी धनायनों के बनने की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। समझे क्या कह गया? आगे एनसीईआरटी उसी को एक्सप्लेन कर रही है कि अपचयन विभव के कम ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन में नहीं दूंगी वाला लक्षण अर्थात कम ऋणात्मक मानव की ओर जाने की समान प्रवृत्ति प्रथम एवं द्वितीयक आयन एंथैल्पी के योग में समान वृद्धि संबंधित है, जो कि पीछे बता चुका है। फिर क्यों बताया? यहाँ पर कुछ कारण होगा, फिर से नया टॉपिक लाता होगा। मैग्नीज, निकिल और जिंक के अपचयन विभव का मान समान प्रवृत्ति से अपेक्षित मानों की तुलना में अधिक ऋणात्मक है, पीछे बता चुका है। जबकि Mn2+ में मैग्नीज 2+2 स्टेज में अर्धभरित D उपकोष D5 में, जबकि जिंक का क्या हो जाता है, D10 में चला जाता है। क्या? D3D10 में चला जाता है। इसीलिए इसका मान अपेक्षित प्रवृत्ति से अधिक ऋणात्मक होता है। और इसके लिए भी बताया था, ध्यान करो इसका क्या कारण बताया था, जलयोजन ऊर्जा बताया था। ध्यान करो, पीछे अभी नोट्स लिखे होंगे, पलट के देख लो। निकिल के लिए ई का मान इसकी उच्चतम ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी से संबंधित है। देखो, वहाँ भी बताया था, यहाँ भी एनसीईआरटी रिपीट कर दी। देखो,
M2+ से M3+ में रेडॉक्स युग्म की अपचयन विभव मानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैग्नीज 3+ तथा कोबाल्ट 3+ आयन जलीय विलयन में प्रबलतम ऑक्सीकारक कर्मक का कार्य करते हैं। मतलब इनका ऑक्सीकरण अपचयन विभव इतना अधिक है, वो खुद NCERT बोल रही है कि इसमें जाने के लिए इनका अपचयन विभव अधिक है, तो इसीलिए इसका ये मतलब इसीलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तुमसे पूछ लिया जाए कि Mn3+ तथा CO3+ एक जलीय विलयन में प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है, तो इसका संबंध किससे है? M2+ से M3+ में जाने के लिए इसका अपचयन विभव का मान अधिक है, इसीलिए ऐसा ये लफड़ा हुआ। अब देखो टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, अरे भगवान ये कहाँ से आया? टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+ आयन प्रबल अपचायक कर्मक है। बार बार बोलो, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये तीनों 2+ में क्या? टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+। रैपिडली रिवीजन करोगे ना, रोज रोज 4-5 दिन लगातार रिवीजन करना, तब याद होगा जाके। आयन प्रबल अपचायक कर्मक है तथा तनु अम्ल, देखो जेई में ये स्टेटमेंट आया है, मैं लिखा भी हूँ जेई के जब क्वेश्चन किया था। तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं कौन? टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। और पीछे क्या लफड़ा था, एक कहाँ पर था यार, मैं कुछ याद करा रहा था ना। हाँ, टाइटेनियम एवं वेनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय होते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम मतलब तुम्हारे जवान में आ जाना चाहिए। इस तरह ये भी लफड़ा है, इसको भी मैं एकदम लगा ही लेता हूँ। खतरनाक है साला, याद नहीं, ध्यान ही ना रह जाएगा, ध्यान भी रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, सिली मिस्टेक होने के पक्का चांस है। छोड़ के आने में डर तो और लगती है कि 4 नंबर डाट जाएंगे। अपचयन विभव वाला सिस्टम बता रहा है कि M से M2+ के मान नियमित नहीं है। हाँ, नियमित नहीं है, समझ रहा है ना? किसी का घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि शक्ति व कर्णम फेंको निकुंजन खेल रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं आयरन आ जा रहा है तो कहीं मैग्नीज ज़्यादा आ जा रहा है, ये ऐसा इनके स्थायित्व में विन्यास संबंधी। तो आगे बता रहा है भाई कि M से मतलब अब NCERT एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर रही है कि M से M2+ के मान नियमित नहीं है, इसे हम आयनन एंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन, कौन सी? प्रथम आयन एंथैल्पी और द्वितीयक आयन एंथैल्पी तथा ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी के द्वारा समझ सकते हैं कि ऐसा लफड़ा क्यों कर दिया, जो मैग्नीज और वेनेडियम के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। मैग्नीज और वेनेडियम के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, मतलब बताया था ना कि अपचयन विभव का मान बहुत निम्न, मतलब बहुत अधिक ऋणात्मक कह सकते हैं। निम्न होना मतलब बहुत अधिक ऋणात्मक है मैग्नीज और वेनेडियम के लिए। क्यों है? मैग्नीज अपने इलेक्ट्रॉन मुक्त करके, बता चुका हूँ है, मैं अपने बताऊँगा, S के इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3d5 में आ जाएगा, अर्धवरित पूर्णित कक्षक वाला सिस्टम बैठ जाएगा। कथन, मैग्नीज मतलब Mn2+ से Mn3+ युग्म के लिए E का मान क्रोमियम Cr2+ से Cr अथवा Fe से Fe के मानों में बहुत अधिक धनात्मक होता है, समझ रहे हो? एक खैर अब इसका मान बहुत अधिक है कह रहा है, समझ रहे हैं ना? मैग्नीज +3 में नहीं जाना चाहता, और इसमें बोल रहा है कि इनकी अपेक्षा बहुत अधिक ऋणात्मक क्यों है। कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो जा रहे हैं, ये इसमें जा रहा है बहुत आसानी से, ये इसमें बहुत आसानी से जा रहा है। इसका तो कारण T2G वाला है और इसमें क्या 5D 3D5 में जा रहा है, इसके कारण मगर परंतु इसका धनात्मक क्यों? धनात्मक मतलब ऐसा जा ही नहीं रहा है, हमको ऊर्जा देनी पड़ रही है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, NCERT आगे कहती है, मैग्नीज की तृतीयक आयन ऊर्जा का बहुत अधिक मान D5 से D4 में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तरदायी है। अतः स्पष्ट है कि मतलब समझ रहे हो ना, 5D10 से 4D क्या लिख रहा हूँ यार, 3D5 से 3D4 में जा रहा है, यही इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कथन,
कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में ही प्रदर्शित करती है। कारण, क्योंकि छोटा आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन धातु को उसके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत करने में सहायता मिलती है, तो इसीलिए ऐसा करते हैं। कौन? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। वही पीछे वाला सिस्टम बता रहा है। कथन, Fe2+ की तुलना में Cr2+ एक प्रबल अपचायक है। समझ रहे हो क्यों है? अब आगे कहती है एनसीईआरटी कि Cr2+ से Cr बनने में D4 से D3 परिवर्तन होता है, किंतु Fe2+ से Fe3 में परिवर्तन होता है। क्या? D6 से D5 में परिवर्तन होता है। जैसे जल जैसे माध्यम में D5 की तुलना में 3D अधिक स्थायी है। समझ रहे हो ना? इसीलिए यह एक प्रबल अपचायक है। बहुत खतरनाक। अगर मैं पेपर बनाऊँ ना, इसको पक्का डाल दूँ उसमें कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जलीय माध्यम में D5 से ज़्यादा 3D अधिक स्थायी होता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ रहे हैं ना? ऐसा कंसेप्ट है निचोड़ के एनसीईआरटी, मुंह से आवाज़ निकल जाए।